हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही होगा कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित ईवीएस में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले एग्जामों में हमने देखा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन भी कई सारी शिफ्टों में बने थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति से संबंधित, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी आज अपनी इस क्लास में लेने वाले हैं। तो जो लोग आ चुके हैं क्लास में वो लगातार बने रहिएगा, अंतिम तक क्लास में जुड़े रहिएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1968 में पहली शिक्षा नीति लाई गई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरी नई शिक्षा नीति हमारी जो है ये आई थी 1986 में, और इसको संशोधित किया गया था। जो 1986 में आई थी इसमें कुछ दिक्कतें थी, जिसका संशोधन 1992 में किया गया था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है वो 1968 के बाद में 1986 में आई थी। उसके बाद में 34 सालों के बाद में जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 में आई है। कितने सालों के बाद में आई है? 34 साल के बाद में आई है 2020 में। आप लोग याद रखिएगा कि ये जो हमारी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 में और 1986 में हमारी शिक्षा नीति आ चुकी है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे अपनी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसके पहले की हम लोगों ने बात कर ली कि 2 बार आ चुकी है, एक बार 1968 और एक बार 1986 में। जो 1986 में आई थी इसका संशोधन एक बार किया गया था 1992 में। तो यहाँ तक बात आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। लिखा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। किसने मंजूरी दी थी? कई बार क्वेश्चन बनता है कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी कौन देता है। केंद्रीय कैबिनेट जो ये बना था इसको जो मंजूरी दी गई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, यानी कि इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। और देखिए आगे लिखा है 1986 के बाद लगभग 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। 1986 के बाद से 2020 तक लगभग वही शिक्षा नीति चली आ रही थी, यानी कि 34 साल पुरानी शिक्षा नीति पर हम लोग अपनी पढ़ाई को किए जा रहे थे। लेकिन जो हमारे 2020 में शिक्षा नीति आई है ये कैसी आई है? बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए लाभदायक है, यानी कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कम करके आया है। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, पहले बच्चे क्या थे, इतना ज़्यादा बोझ लेकर के जाते थे कि बच्चे का वजन 15 किलो, लेकिन कापी किताबें इनका वजन 20 किलो है। तो इस प्रकार से बच्चे के बोझ को कम करने के लिए कई सारे फैक्टर भी इसमें लाए गए हैं। आगे देखिए लिखा है 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, जबकि तीसरी 2020 में शिक्षा नीति आई है। सारे पॉइंट आप लोग अपने पास में लिखते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे लिखा है इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था इस शिक्षा नीति का मसौदा। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि ये जो आपकी 2020 में शिक्षा नीति आई है इस शिक्षा नीति का मसौदा किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इस शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। आगे देखिए लिखा है अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कहलाएगा? शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। नई शिक्षा नीति जब आई है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कस्तूरी रंगन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है सीटेट के ही, जो आपका 2020 और 21 में, जो आपका 21 और 22 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था इसी में। आगे देखिए लिखा है इसमें है नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 के हिसाब से स्कूली पाठ्यक्रम लागू होगा। अभी तक हम लोग 1986 से लेकर के 2020 तक 10+2 जो आपका है फॉर्मेट, हम लोग उसी के अनुसार पढ़ाई कर रहे थे, यानी 10+2 के फॉर्मेट के हिसाब से हमारी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये कैसी आई है? आप लोग इसको याद कर सकते हैं 53-34, यानी कि 5+3+3+4, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें 4 चरणों को बनाया गया। प्री-प्रेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई, क्या लिखा है? प्री-प्रेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई इसमें होगी। अब देखिए इसमें स्टेज कितनी इसमें बनाई गई हैं? कितनी स्टेजें? 4 स्टेजें बनाई गई हैं। पहली जो आपकी स्टेज बनाई गई है वो है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें प्री प्राइमरी यानी कि 3 वर्ष तक बच्चा किस में पढ़ेगा? प्री प्राइमरी में पढ़ेगा। उसके बाद में चौथी साल जो है बच्चा जाएगा कक्षा 1 में और 5वीं साल जाएगा कक्षा 2 में। और जो विद्यार्थी की उम्र होगी इस फाउंडेशन स्टेज के अनुसार वो होनी चाहिए 6 से 8 वर्ष के बीच में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जो दूसरी स्टेज है वो है, जो स्टेज है प्री प्रेटरी स्टेज है, इसमें बच्चा 3 वर्ष तक पढ़ता है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई करता है इस स्टेज के अंदर बच्चा। उसकी जो उम्र होती है वो होती है 8 से 11 वर्ष तक की। उसके बाद में बच्चा पहुंचता है मिडिल स्टेज में, जिसके अंतर्गत बच्चा 3 साल तक पढ़ाई करता है,
और वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की पढ़ाई इसके अंतर्गत बच्चा अपनी कर लेता है। और उसकी जो उम्र होती है वो होती है 11 से 14 वर्ष तक मिडिल स्टेज में। इसके बाद में जो बच्चा है वो पहुंच जाता है सेकेंडरी स्टेज में, जिसमें बच्चा 4 वर्ष तक की अपनी पढ़ाई को पूरी करता है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई को। और जो उसकी उम्र होती है वो होती है 14 से 18 वर्ष के बीच में। तो आप लोगों को ये चारों स्टेज याद रखनी है। इसी को कहते हैं 5+3+3+4। आप लोग समझ गए होंगे 5 वर्ष बच्चा क्या करता है। शुरू के 5 वर्ष के 3 साल तो पहले बच्चा प्री प्राइमरी में जाता है, उसके बाद में कक्षा 1 में जाता है, फिर कक्षा 2 में जाता है। तो प्री प्राइमरी जो उसकी स्टेज होती है वो 5 वर्ष की, मतलब कि फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष की बनाई, इसको बोलते हैं 5। उसके बाद में बोलते हैं 3, है ना, 5+3। तो जो दूसरा आपका 3 वाला है उसमें बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की शिक्षा को पूरी कर लेता है और उसकी उम्र हो जाती है 8 से 11 वर्ष। उसके बाद में आता है 5+3+3, यानी कि जो आपकी मिडिल स्टेज है इसमें भी 3 वर्ष तक बच्चा पढ़ता है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई को पूरी कर लेता है और उसकी जो उम्र है वो 11 से 14 वर्ष तक की हो जाती है। उसके बाद में आता है 5+3+3+4। जो आपका लास्ट में 4 वाला स्टेज आती है सेकेंडरी स्टेज। इसके अंतर्गत बच्चा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई को पूरी कर लेता है, उसकी जो उम्र है वो 14 से 18 वर्ष तक की हो जाती है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, चारों स्टेज आप लोग समझ चुके होंगे कि 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे लिखा है, कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स की शुरुआत होती है। जब बालक कक्षा 6 में पहुंच जाता है तो वहां से ही प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत कर दी जाती है, जिससे क्या हो सके, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे लिखा है, 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में 2 साल में 2 बार अब हुआ करेंगी। जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है इसके अंतर्गत क्या हो गया है कि आपकी जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होते हैं ये कैसे हुआ करेंगे, साल में 2 बार हुआ करेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरे सब्जेक्टिव। अगला पॉइंट लिखा है, 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा यानी कि स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा। कहने का मतलब है कि नई शिक्षा नीति में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका आपके एग्जाम में है कि मातृभाषा कहाँ तक बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके कक्षा 8 तक, नहीं तो आपको प्राथमिक कक्षा यानी 1 से लेकर के 5 तक बच्चे की मातृभाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाई करवानी है। अगला पॉइंट लिखा है, त्रिभाषा फार्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल होनी चाहिए। 3 भाषाएं अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिनमें से आपको 2 भाषाएं ऐसी रखनी है जो कि हमारे भारत में बोली जाती हैं। अगर कोई बालक दिल्ली में रहता है और रहने वाला वो बिहार का है तो एक आपको अगर इंग्लिश भाषा उसको पढ़ानी तो दूसरी आपको बिहार पढ़ानी पड़ेगी, यानी कि बिहार की भाषा पढ़ानी पड़ेगी। और जो आपको तीसरी भाषा पढ़ानी हो आपको हिंदी या फिर ऐसी भाषा जो हमारे देश में बोली जाती हो और हमारे संविधान में शामिल हो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि त्रिभाषा में आपको कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को पढ़ाना, जबकि तीसरी भाषा आप कोई भी बाहरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा है पॉइंट, उच्च शिक्षा में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं अपनी है 1 से 8 तक की। आगे लिखा है कि उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। क्रेडिट और डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट को साल में MA कर सीधे प्रवेश कर सकेंगे किसमें, PhD में। तो ये चीज़ आपके लायक है नहीं, आप लोगों से सिर्फ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बारे में जब भी पूछेगा तो वहीं तक पूछेगा, उससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये जो क्लास थी अच्छी लगी होगी। और अगर आपसे ये पूछेगा कि GDP का कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है तो आप लोग याद रखेंगे 6% जो है GDP का शिक्षा के ऊपर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। ये लिखा है कि बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से अलग अलग राज्यों में कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब चुनौतियां हैं इसकी नई शिक्षा नीति की, कि बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से अलग अलग राज्यों में कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मान लीजिए कोई बालक बंगाल का रहने वाला है, दिल्ली में पढ़ने के लिए आया है, तो दिल्ली का जो शिक्षक है उसको बंगाली भाषा नहीं आती है, जबकि बालक को अपनी मातृभाषा में पढ़ना है, तो क्या हो गई हैं, कई सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2021 और 22 में। तो आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा, और एग्जाम की आपको टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम की टेंशन खुद आपका NCERT बोर्ड जो है वो लिए बैठा है कि एग्जाम उसको कब करवाना है कब नहीं करवाना है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है, नोट्स बनाने हैं और उनको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं हमको है, लेकिन जब हम इतनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं जहाँ से क्वेश्चन बनने की या फिर उठाने की संभावना है, तो
उम्मीद है कि ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा तो ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे सामने से 1 या 2 बार ज़रूर निकले हुए होंगे। तो आपको मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।